तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जो स्पेशलिस्ट हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन में। तो आइए आज उनके साथ मिलकर करते हैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड बातें। और डॉक्टर राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद प्रशांत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि काफी लोगों को अभी प्रिवेंटिव मेडिसिन या कहें एपिडेमियोलॉजी के बारे में अभी काफी लोगों को, जनता को नहीं पता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो एमबीबीएस है, फिर उसके बाद से एमपीएच प्रिवेंटिव मेडिसिन एपिडेमियोलॉजी स्पेशली। तो जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है वो आपको हेड टू टो मेडिसिन की पढ़ाई होती है, और उसके बाद आप स्पेशलिस्ट बनते हैं किसी पे। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको एमबीबीएस तक पहुंचने से पहले कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं उसकी पढ़ाई है। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि आपको किस तरह के हेल्थ मेजर्स लेने होते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। तो इससे मैं जानना चाहूंगा, आजकल कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे कि कुछ बीमारियां फैलती हैं, वायरल कहे हैं जिनको, जाके हम लोग ये कह सकते हैं कि कोल्ड हो गया, या हम कहें कि कुछ सीरियस बीमारी, इसमें एड्स हो गया, कैंसर हो गया, जो एक तरीके से बोलते हैं छुआछूत, या कुछ ऐसे ही बीमारी हैं जो इस तरीके की फैलती हैं। तो इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? इससे कम कैसे थोड़ा सा अपने आप को बचा सकते हैं, दर्शक कैसे अपने आप को थोड़ा सा वो कर सकते हैं? इसके जो पहलू है उसमें एक है कम्युनिकेबल डिजीज, जो आपने कहा फैलने वाली है, कि एक से दूसरे को हो जाए। बिल्कुल। और ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन हो। आप जो चीजें इस्तेमाल करते हैं सुबह से शाम तक, जिसमें पानी है, खाना है, बाहर हम कहीं जाते हैं तो हवा है, बिल्कुल। जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कुछ होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह बहुत फेमस थे इस चीज के लिए। आपने एड्स बोला, एक कभी किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तो उससे हो जाती बीमारियां, खांस रहा है कोई, ड्रॉपलेट से हो जाता। कोविड आई थी अभी अभी, बिल्कुल, जो सांस लेने से हो रही थी। जी, ये तो काफी फेमस रहा। बिल्कुल। तो इसके लिए अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। आप किसी भी इस तरह के संभावित जगहों पर जाते हैं तो फेस मास्क की भी ट्रेंड्स चल ही रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जानकारी कि आपको अब अपने डॉक्टर से जब मिलते हैं तो इस तरह की बातें पूछनी चाहिए कि क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। आज इसी के साथ में आज हम देख रहे हैं, आजकल एक बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं, जो कि हार्ट अटैक। आजकल जो रेशियो है, पहले के लोगों में देखा जाता था काफी एज पे जाकर के बीमारी होती थी, आज के लोगों में किसी भी एज पर ये बीमारी हो रही है। तो क्या रीजन है डॉक्टर राकेश जी कि ये कैसे इसका रेशियो इतना बढ़ रहा है कि ये मतलब कम एज के लोगों को भी अटैक कर रहा है अभी? देखिए, पहली बात तो हार्ट अटैक बहुत पुरानी बीमारी है जी, और लीडिंग कॉज ऑफ डेथ कई सारी जगहों पर है। ये है कि अवेयरनेस, अगेन मैं इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि लोगों में जागरूकता आई है हार्ट अटैक के प्रति, या जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जो रिपोर्टिंग की एक ट्रेंड्स है कि अब ये चीजें रिपोर्टेबल हो गई है, तो ज्यादातर रिपोर्ट्स हो रही है। तो हार्ट अटैक यंग्स में भी अब बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हो रहे हैं, और कारण में फिर से जीवन शैली ही आएगी। बिल्कुल। जीवन शैली में है कि आपका जो एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, आपका जो खाना है, रहन सहन है, एक्सेस टू क्वालिटी लाइफ नहीं है, बिल्कुल, एक्सेस टू क्वालिटी एयर नहीं है, बिल्कुल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सेस टू पीसफुल माइंड नहीं है। बिल्कुल। जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैन ऑल्सो इंड्यूस हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारी चीजें। तो ये बहुत सारी कारणों को मिला करके ये चीजें आएंगी, और चूंकि आपकी एक्सपोजर एज स्पेसिफिक नहीं है तो बीमारी भी अब एज स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आजकल हम देख सकते हैं, काफी टाइम पहले, कुछ टाइम पहले हमारे पास एक बीमारी जो हमारे इंडिया में आई थी, काफी महामारी बनी, वो कोरोना वायरस। तो आजकल ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये चीज है, तो मैं ये जानना चाहूंगा ये सच है या नहीं है कि जब से लोगों को एक वैक्सीन लगी है जो कोरोना वायरस की, उसके बाद से हार्ट अटैक का रेशियो ज्यादा हुआ है, क्या ये सच है? देखिए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा समय अभी चूंकि नहीं हुआ है, तो कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को डेटा कलेक्ट करने में, सैंपल कलेक्ट करने का कुछ समय देना चाहिए। 2021-22 तक, रादर एंड ऑफ 22 तक कोविड डायग्नोसिस हो रही थी, और कोविड डायग्नोसिस के बाद आपके पास सिर्फ 2-3 साल का समय हुआ है। तो लेट्स वेट, इस पे कॉन्क्रीट डाटा आ जाए, तब हम इसके बारे में कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि हार्ट अटैक
कोविड से पहले कैसे हो रहे थे और कोविड के बाद कैसे हो रहे हैं और उसके बारे में क्या किया जा सकता है। हाउएवर, इसमें एक चीज जरूर ऐड करूंगा कि जो कोविड रिलेटेड अगर आप बीमारी की बात करें, सेकेंडरी बीमारी, तो वो मोस्टली अगर आपको याद होगा तो कोविड में सबसे ज्यादा जो अफेक्टिव ऑर्गन होते थे वो लंग्स होते थे, बिल्कुल, फेफड़े होते थे जिससे हम सांस लेते हैं, बिल्कुल। तो लंग्स की बीमारियां जरूर बढ़ी है, बिल्कुल। कोविड के बाद से लंग्स में ARDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और निमोनिया, बिल्कुल, कोविड निमोनिया, वायरल निमोनिया, इनकी संख्या डेफिनेटली बढ़ी है। और उसके बाद मेटानिमो वायरस भी आई है, फिर उससे भी निमोनिया हो रहे थे। अब चूंकि हार्ट जो है वो लंग्स की प्रॉक्सिमिटी में है, बिल्कुल, दोनों तरफ लंग है, बीच में हार्ट है, बिल्कुल। तो अगर नेबर ऑर्गन में कुछ होगा तो हार्ट को तो असर करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके लिए इजेक्शन फ्रैक्शंस वगैरह कम होते हैं पोस्ट कोविड अगर देखेंगे तो। अगर मैं अपनी एनेक्डोटल बात करूं, अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट जरूर हुआ है हार्ट पर, बट प्राइमरी ऑर्गन जो डैमेज होते हैं कोविड में वो आपका लंग्स है। तो ये कोरोना बीमारी की वजह से हुआ है या इसमें हम कह सकते हैं, या फिर कि ये जो र्यूमर्स है, या हम कह सकते हैं कुछ सच्ची घटना है या लोगों की कहावतें हैं कि ये जो वैक्सीन लगी है उसके बाद कुछ प्रभाव हुआ है? क्योंकि जो वैक्सीन लगी थी उसमें से एक कंपनी ने भी ये चीज मानी है कि हमारी वैक्सीन के बाद कुछ चीजें, बीमारियां बढ़ी हैं उसको लेकर के। देखिए, इसमें अब सकारात्मक और नकारात्मक सोच की बात है। जो वैक्सीन टीका का जो पर्पस है वो आपको बीमारियों से बचाने के लिए है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कभी सकारात्मकता में यही बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ भी कहना कि आपने टीका लगाया उसके बाद से नाना प्रकार की बीमारियां होने लगी, आई थिंक जब तक हमारे पास अगेन कोई कॉन्क्रीट रिसर्च नहीं हो, डेटा नहीं हो, तो इन माय ओपिनियन ये सिर्फ बातें हैं। नहीं, बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही लगी। अच्छा, मैं इससे जानना चाहूंगा थोड़ा सा, एक्चुअली हार्ट अटैक पे थोड़ा वापस आते हैं, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक तो ज्यादा फैल रहा है, तो उसके लिए दर्शक थोड़ा चाहते हैं कि उसके बारे में जानना। तो मैं ये जानना चाहूंगा, हार्ट अटैक से रिलेटेड हम किस किस बीमारी को ले सकते हैं? जैसे कि कहीं कहीं ये होता है कि डायबिटीज को लेकर के हार्ट अटैक ज्यादा होता है, या कहीं कहीं हम ये बोलते हैं कि बीपी हाई या लो को लेकर के ज्यादा होता है। तो हम इसमें अगर कम देखें तो किस चीज को लेकर के, मतलब हार्ट अटैक को ज्यादा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, किस चीज से? देखिए, पूरी दुनिया में और इंडिया में भी हार्ट को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, इतनी ज्यादा एग्जामिनेशंस हैं। आप शुरुआत करोगे ECG से जी, उसके बाद ब्लड टेस्ट है, कोलेस्टेरोल और एंजाइम्स, कार्डियक एंजाइम्स करते हैं, रूटीनली करते हैं, और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं जो एकोकार्डियोग्राफी होती है, एक्सरे करते हैं, फिर उसके बाद एक एंजियोग्राफी से पहले एक नॉन इन्वेसिव CT एंजियोग्राफी होती है, CT एंजियोग्राफी हो जाएगी, फिर इन्वेसिव एंजियोग्राफी हो जाएगी, और आज के डेट में और भी कई टेक्निक्स आ गई हैं। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए अगर ओवरऑल अगर आप किसी चीज को फोकस करना चाहेंगे तो पहली चीज आएगी लाइफस्टाइल। जब मैं लाइफस्टाइल बोलता हूं तो आपका जो न्यूट्रिशन फूड इनटेक का एक्सेस है, आप ज्यादा ऑयल तो नहीं खा रहे, बिल्कुल, आपकी ग्रीजी फूड तो नहीं है जी, आप नमक ज्यादा लेकर के ब्लड प्रेशर तो शूट नहीं कर रहे हैं, आप एक किसी कंजेस्टेड डेमोग्राफी में तो नहीं रह रहे हैं, क्या आपके लाइफ में स्ट्रेस तो नहीं है, क्या आपका ब्लड वेसल्स की क्या पेटेंसी है, क्या कंडीशन है। आपने डायबिटीज को मेंशन किया, तो डायबिटीज एकमात्र ऐसी बीमारी है जो कई तरह की बीमारियों को जन्म देती है, बिल्कुल, इनडायरेक्ट जो है इनका हार्ट पर भी असर पड़ सकता है। तो ये सारी बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड है, और अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, अगर आपका पर्पस वो था पूछने का, तो हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको अपनी BMI सबसे पहले चेक पे रखना है, जो कि आपका वेट और हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। गूगल में आपको कहीं भी आपको बता देता है कि भाई साहब आपको इतना वजन कम करना है। अब वजन कम करने का तरीका क्या है? ट्रेडिशनली बोलते हैं एक्सरसाइज करेंगे, डाइट करेंगे, नहीं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। अगर आपको अपनी BMI चेक पे रखनी है तो आप फास्टिंग करिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड फास्टिंग। ज्यादा फूड नहीं रहेगा तो आपका BMI ठीक रहेगा, तो उससे आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा। आजकल कोलेस्ट्रॉल को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ रहा है, फैट लोगों का बढ़ रहा है, कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते? मतलब पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लें जिससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे? देखिए, कोलेस्टेरोल अच्छी चीज है जी, अगर वो बैलेंस में रहे तो, क्योंकि कई प्रकार के कोलेस्टेरोल होते हैं,
और आज के डेट में अगर हम बातें कर रहे हैं तो इसमें रेलिवेंट ये हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल खराब चीज है जी, और बात सही भी है। तो अभी जो मैंने इसके पहले आपको बताया बीएमआई, तो उसी को आपको टारगेट करना होगा। आपको कम से कम फैटी फूड खाने होंगे, ऑयली फूड खाने होंगे कम से कम, और एक्चुअली देखा जाए तो खाना ही कम पड़ेगा। आई एम बीइंग जस्ट ऑनेस्ट विथ यू कि आपको आपका ओरल इनटेक कम करना पड़ेगा, ताकि वो जो हम खाना खाते हैं एट द एंड ऑफ द डे, रोटी चावल साग फल सब्जी जो भी हम खाते हैं, ये सभी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। और फैट भी एक जो है वो इसका जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो भी इसेंशियल है, क्वेश्चनिंग भी बॉडी को चाहिए। बिल्कुल। तो जितनी हमें आवश्यकता हो अगर उतनी फैट मिल जाती है तो इट्स हेल्दी फॉर अस। हो क्या रहा है कि हमारी आवश्यकता है कम और हम इनटेक कर रहे हैं ज्यादा, तो फैट की डिपोजिशन ज्यादा हो रही है, जो अगेन फैट कोलेस्टेरोल का रूप बना लेता है। फिर उससे आपको जो ब्लड वेसल्स है उसमें वो ट्रैवल करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, और कहीं जाकर के हार्ट के छोटी छोटी वेसल्स में गई तो वो उसको ब्लॉक करके हार्ट अटैक भी करा देती है। तो इसमें कोलेस्टेरोल कम करने के लिए फिर से वहीं जाते हैं कि आपको ओरल इनटेक कम करना। तो अगर जैसे कि मैं जानना चाहूंगा, अगर ओरल इंटेक कम करते हैं लोग, अगर कम करते हैं तो ज्यादातर ये भी होता है कि हम कम करेंगे तो बॉडी हमारी उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगी जो बॉडी को चाहिए, तो क्या ये चीज सही है? आई एम ग्लैड यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जवाब और इंटरेस्टिंग भी है। बिल्कुल। आप जब 28 साल के होते हैं जी, खाना खाते हैं, अगर आपने इतना खाना खाया उसमें से आपके ब्लड में और बॉडी में जो यूज होगा या काम आएगी, वो इतनी चीजें हमारा पेट, इंटेस्टाइन और लिवर जो है उसमें से इतनी चीजें प्रोसेस करके बॉडी को दे देगा। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर 28 ईयर्स। अब जब आप हो जाते हैं 65 ईयर्स के, लेट्स से 55 ईयर्स के, और आपने सेम प्लेट इतना सा अगर खाना खाया, तो आपका बॉडी जो है वो सिर्फ इतना ही प्रोसेस कर पाता है। कारण क्या है उसका, कि जिस तरह से हमारी एजिंग हो रही है, तो जो मिस्टर लिवर है, मिस्टर पैनक्रियाज है, मिस्टर इंटेस्टिन है, जितने भी अंदर की मशीनरी है वो भी बूढ़े हो रहे हैं। बिल्कुल। उनके कार्य करने की क्षमता कम हो गई है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप उनको ज्यादा काम दोगे तो आप फिर से उन ऑर्गन्स को ओवरवेल्म कर रहे हैं और बीमार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको वापस फिर डाइटरी इंटेक पे ही आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसमें एक्चुअली मैं एक चीज जानना चाहता था कि आजकल कुछ केस ऐसे भी आ रहे हैं कि काफी लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे कि हो गया कि काफी लोग बोलते हैं कि पल्स रेट जो होता है, कि पल्स रेट को हमें कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पल्स रेट कंट्रोल में नहीं हो तो उससे हार्ट अटैक आता है। क्या पल्स रेट से भी फर्क पड़ता है हार्ट अटैक का? मतलब ऐसा कुछ है, पल्स रेट बढ़ जाए या कम हो जाए? पल्स रेट जो है एक ट्रांजिएंट चेंजेस हो रहे हैं उसमें, उसको हम बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म चेंजेस। जैसे कि आप अभी बैठे हैं, अभी जो है शेर आ जाए तो पल्स आपका बढ़ जाता है, तो एक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है उससे एक्टिवेट हो, शेर चला गया आपका पल्स नॉर्मल हो जाता है। तो अगर ट्रांजिएंट चेंजेस है तो वो रिवर्सिबल है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और लगातार अगर आपका पल्स प्लस माइनस है, टैकीकार्डिया अगर है, तो उसको हार्ट के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसका इलाज है। और ज्यादातर पल्स रेट का बढ़ना एक सिम्टम है, बीमारी कहीं और है, वो हार्ट के वाल्व में हो सकती है, पेसमेकर में हो सकती है, हार्ट में हो सकती है। और पल्स रेट से हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि पल्स रेट घटने बढ़ने से हार्ट अटैक आ सकता है, तो इसको मैं ऑपोजिट तरीके से रखूंगा कि अगर हार्ट अटैक रखने वाली चीजें अगर होती है तो पल्स रेट पे असर पड़ सकता है। और हार्ट अटैक से ज्यादा मुझे लगता है, इन माय ओपिनियन, कि ये हार्ट फेलियर की तरफ जाए। हार्ट फेलियर जो होती है वो होती है हार्ट के काम करने की क्षमता, जो पंपिंग एबिलिटी है। बिल्कुल। तो और जो हार्ट अटैक है वो है कि हार्ट को जो ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई हार्ट में आती है, उसमें ब्लॉकेज हो और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो तो हार्ट अटैक होता है। तो पल्स रेट का ज्यादा वास्ता हार्ट के फंक्शनिंग मैकेनिज्म से, पंपिंग मैकेनिज्म से। और आजकल एक बीमारी बहुत सुनने में आती है, ज्यादातर हम कहीं पे भी देखें या हमें ज्यादातर सुनने में आती है, साइलेंट किल। ये साइलेंट किल क्या चीज है एक्चुअली? इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, मेरे नोन में भी हैं एक आध। तो एक्चुअली उनका क्या था कि वो ने अपना डाई किया बालों में, और देन उसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में गए। जब वो बाथरूम में गए
तो अच्छा, सब चीज नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। जैसे ही वो गए, वो नहाए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, वो नहीं आए। घर वालों को टेंशन है। जब गेट खोला, तोड़ा गेट को, उनको बाहर निकाला, डॉक्टर ने तुरंत बोला कि ये साइलेंट किल है और ये अब नहीं रहे। तो ये साइलेंट किल क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीज पर प्रभाव पड़ता है जिससे कि इंसान साइलेंट किल के माध्यम से, आजकल कहीं पे भी आप देख रहे हैं, काफी रील्स में भी आ रहा है, काफी चीजों में आ रही है कि इंसान कहीं पर भी मतलब डेथ हो जा रही है। कोई घोड़ी पे बैठा हुआ है, एक रील बहुत वायरल हुई थी, कोई घोड़ी पे बैठा हुआ, उसकी डेथ हो गई। एक लड़की थी जो बहुत वायरल हुई थी वाली रील, आई थिंक आपने भी देखी होगी, डांस करते करते उसको साइलेंट किल हुआ, देन शी डेड। सो हमारी जो लाइफ है उसकी वाइटैलिटी जो जीवित है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हम यहाँ पर अभी जिंदा है जी, तो हम किस वजह से जिंदा है? क्या होता है कि हम जिंदा रहते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, करेक्ट, बिल्कुल। और ऑक्सीजन हमारा फ्यूल है। फ्यूल है, राइट। और घर में अगर ये लाइट है, लाइट ऑन है, बिल्कुल, और नीचे इसका कहीं बटन है कंट्रोल का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, तो अगर किसी ने पेट्रोल खत्म कर दिया, फ्यूल खत्म कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इमीडिएट बंद हो जाएगी, इमीडिएट। उसमें कोई धीरे 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 करके बंद होने वाली बात नहीं है। अगर आपका साइलेंट किल से मतलब है वो स्ट्रोक से है, जो ब्रेन का हो सकता है, ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट का स्ट्रोक हो सकता है। ये दो जगह है जहां पर की वाइटैलिटी चाहिए। अगर वहां किसी भी कारण से ऑक्सीजन नहीं गई तो इमीडिएट किल करेगा। तो ऑक्सीजन का फ्यूल का बंद होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर शूट हो गया, ब्लीडिंग हो गई, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग का मतलब है कि प्लम्बिंग हो गई, जाम हो गया रास्ता, ऑक्सीजन नहीं गई जहां जाना चाहिए था। रेस्पिरेटरी सेंटर को, डायफ्राम को वो कंट्रोल करता है कि भाई तुम सांस लो, वहां जनरेटर ही बंद कर दिया, ऑक्सीजन ही नहीं थी, तो साइलेंट किल हो गया। बिल्कुल। हार्ट की जो मेन वेसल्स, 2-3 वेसल्स होती है जो हार्ट को पंप के लिए एनर्जी देती है, वहां ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई ब्लीडिंग की वजह से, या ये जो हार्ट इस्चीमिया है, कोलेस्टेरॉल है, इसकी वजह से इमीडिएट अगर हो गई तो वो साइलेंट, वो आपको वार्निंग नहीं देगा। अच्छा, उस बीमारी में मतलब ये माना जाता है, डॉक्टरों का कहना ये होता है कि हार्ट अटैक के साथ साथ दिमाग की नस फट जाती है। एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू, कि ब्रेन में सब जगह की कंट्रोल सेंटर है। ओके। और अगर भगवान ना करे आपकी उसी जगह पे ब्लीड हो गई जहां पे से सब कंट्रोल हो रहा है, ब्रेन जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा हाइपोथैलेमस है, जहां से बहुत सारी जो नर्वस, आप ऐसे बोलचाल में समझोगे जनरेटर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, वो जनरेटर की ही अगर वायर टूट गई या पेट्रोल वहां खत्म हो गया, बिल्कुल, तो वो पूरा बॉडी को पॉज करेगा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने दर्शकों के लिए बहुत सी हेल्पफुल चीजें बताई। बाकी आप कुछ अगर हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहें, कुछ प्रोटेक्शन प्रिकॉशंस, तो आप एक बार हमारे दर्शकों को जरूर सलाह दें इसके बारे में। प्रिकॉशन के लिए आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठो, अगर अभी तक नहीं बैठे हो तो बैठ करके अपनी लाइफ को इवैल्यूएट करो कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। मेरे हिसाब से तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मैं अच्छा स्वास्थ्य चाहता हूं, बिल्कुल, आई वॉन्ट टू लिव हेल्दी, और उसके लिए कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो नेचर ने हमें दिया है, हवा दी है, ऑक्सीजन, सूरज, चांद, तारे, दिन रात, खाना पीना, सब कुछ है, तो जितना आप कंज्यूम कर सकते हो उतना कंज्यूम करो, और जितना आप कंज्यूम नहीं करोगे उसके लिए मेहनत भी मत करो। मैं कंज्यूम ना करने की ही बात नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि उसको, जो आपको कंज्यूम करना नहीं है उसके लिए आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, मेहनत करनी क्यों, इतने हार्ड वर्क कर रहे हो और अपने आप को बीमार कर रहे हो। बिल्कुल। तो इसको आप इवैल्यूएट करो कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। इफ यू वांट ए हैप्पी हेल्थ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, तो पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करो, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आप प्राथमिकताएं बदलिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आप, थैंक यू। थैंक यू।